आज हम आप सबसे बात करेंगे कि केस स्टडी को कैसे सॉल्व करें। सबसे पहला बात कि केस स्टडी का नंबर फिक्स नहीं रहता है। कभी ये 8 मार्क्स का पूछता है, कभी 10 मार्क्स का पूछ लेता है, तो इसका नंबर फिक्स नहीं रहता है। वो डिपेंड करता है कि पैराग्राफ कितना बड़ा है और उस पैराग्राफ से कितना क्वेश्चन क्रिएट किया गया है। अच्छा, दूसरी बात कि इस बार जो आपके सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं वो 3 टॉपिक दिए गए हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बैंकिंग और इन्फ्लेशन। ये 3 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक से आपको केस स्टडी पूछा जाएगा। केस स्टडी के लिए आपके सिलेबस में केस स्टडी के लिए आपके सिलेबस में 3 टॉपिक दिया गया है। पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये शायद आपका चैप्टर 5 है। बैंकिंग और इन्फ्लेशन, ये 3 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक पर आपको केस स्टडी इस बार मिलेगा। ये जो हम एग्जाम्पल लिए हैं वो इन्फ्लेशन टॉपिक पर लिए हैं, इन्फ्लेशन टॉपिक से, ठीक है। अच्छा, दूसरी जो सबसे बड़ा दिमाग में ये समस्या, ये प्रॉब्लम, ये कन्फ्यूजन उठता है कि क्या इंग्लिश लैंग्वेज में जैसे कॉम्प्रीहेंशन को पढ़कर आंसर लिखते हैं उसी तरह इस पैराग्राफ को पढ़कर इसका आंसर लिखेंगे। देखिए, आंसर 50-50 है। बहुत बार पैराग्राफ से ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एक दो, और एक दो क्वेश्चन जो रहता है वो बुक से रहता है। मान लीजिए कि ये इन्फ्लेशन टॉपिक से हम एग्जांपल लिए हैं, तो बहुत सारा इसका जो आंसर है वो इस पैराग्राफ को जब पढ़ेंगे तो मिल जाएगा, और बहुत सारा आंसर है कि जब आप इस टॉपिक को बुक में पढ़ेंगे तब मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारा जो भी क्वेश्चन यहाँ पर दिया है सारा इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो सारा आंसर आप लिख देंगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी टॉपिक, ये 3 टॉपिक दिया गया है, इन तीनों टॉपिक यानी इन तीनों चैप्टर को जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप केस स्टडी में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जैसे पहला एग्जांपल हम आपके लिए लेकर आए हैं, ए नंबर। पढ़िए, इसको वीडियो को पॉज कीजिए और पढ़िए। अच्छा, हम ही पढ़ लेते हैं। देखिए, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। दिया है एनुअल फूड प्राइस इन्फ्लेशन inched up to 13.39% in the week ended October 24 from 12.8% in the week before. A statement by the Ministry of Commerce on Thursday shows the weakest monsoon rain in the last 7 years and flood in part of the country have hurt farm output and pushed up the flood prices. A report our bureau from New Delhi, the Economics Time, 28 October 209। ये आपका पैराग्राफ दे दिया गया। अब आपसे इससे क्वेश्चन पूछेगा। पहला क्वेश्चन पूछेगा, ब्रीफली एक्सप्लेन वॉकिंग इन्फ्लेशन एंड रनिंग इन्फ्लेशन। तो देखिए, जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो इसका आंसर आप नहीं दे पाएंगे। वॉकिंग इन्फ्लेशन और रनिंग इन्फ्लेशन के लिए आपको इन्फ्लेशन टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि सारा क्वेश्चन हम पैराग्राफ से ही लिख लेंगे। पैराग्राफ से सारे क्वेश्चन का हम आंसर नहीं लिख पाएंगे। अब यहाँ पर लिखना है आपको वॉकिंग इन्फ्लेशन और रनिंग इन्फ्लेशन, तो आप यहाँ से क्या लिख पाएंगे, क्या है रनिंग इन्फ्लेशन, क्या है वॉकिंग इन्फ्लेशन। इसके लिए आपको इन्फ्लेशन टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। तो इसका आंसर हम लिखे हैं यहाँ पर। वॉकिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, अगर 3 से 8% इन्फ्लेशन हर एक साल में बढ़ता है तो हम उसको बोलेंगे कि वॉकिंग इन्फ्लेशन है। यानी 3 to 8% किसी, मान लीजिए कि ये इरेजर है, ठीक है, अभी इसका दाम है 3 रुपया और एक साल बाद इसका दाम हो गया 10 रुपया, 10 रुपया हो गया, तो ये कहलाएगा वॉकिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ का प्राइस 3 से 8% इंक्रीज हो जाता है तो हम उसको बोलेंगे वॉकिंग इन्फ्लेशन। अगर एक साल में हमारा प्राइस 3 to 8% इंक्रीज होता है, देखिए यहाँ पर लिखा है इफ़ द जनरल प्राइस लेवल ऑफ अ इकोनॉमी इंक्रीजेज रेट ऑफ 3 to 8% पर एनम, उसको बोलेंगे वॉकिंग इन्फ्लेशन। अच्छा, रनिंग इन्फ्लेशन क्या होता है, व्हेन द सस्टेन्ड राइज इन प्राइस इज ओवर 8% एंड जनरली अराउंड 20% पर एनम, इट इज कॉल्ड रनिंग इन्फ्लेशन, ठीक है। 8 से 20% अगर हमारा पर एनम इन्फ्लेशन बढ़ता है तो हम उसको बोलेंगे रनिंग इन्फ्लेशन। तो ये इसका आंसर आप इस पैराग्राफ को पढ़कर नहीं दे सकते हैं। तो आपका आई होप कि कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। ये जो 3 टॉपिक दिया गया है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बैंकिंग, इन्फ्लेशन, ये तीनों टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि इससे जो क्वेश्चन आंसर आएगा उसको भी आप सॉल्व कर लेंगे और इससे जो केस स्टडी आएगा उसको भी सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, दूसरा जो क्वेश्चन है, गिव 2 रीजन फॉर सोअरिंग फूड प्राइस। सोअरिंग मीन्स बढ़ना,
फूड प्राइस क्यों बढ़ गया, 2 रीजन बताइए। तो ये देखिए यहाँ, ये आप यहाँ पैराग्राफ से लिख सकते हैं। द वीकेस्ट मानसून रेन इन द लास्ट 7 ईयर एंड फ्लड इन पार्ट ऑफ द कंट्री हैव हॉट फार्म आउटपुट। ठीक है, ये आप पैराग्राफ से लिखेंगे। ठीक है, बुक में आपसे ये थोड़ी ना दिया है गिव 2 रीजन फॉर सोअरिंग फूड प्राइस, ये आपको पैराग्राफ से लिखना है। तो 2 रीजन क्या लिखेंगे, 2 रीजन फॉर सोअरिंग फूड प्राइस आर, अरे यार नेल बड़ा है, द वीकेस्ट मानसून रेन इन द लास्ट 7 ईयर एंड फ्लड्स इन पार्ट ऑफ द कंट्री हैव हॉट द फार्म आउटपुट। समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करना है। बहुत सारे जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको बुक पढ़ने पर, टॉपिक पढ़ने पर आएगा, और बहुत सारे आप डायरेक्ट पैराग्राफ से लिख सकते हैं। थर्ड, सजेस्ट 2 मेजर टू कॉम्बैट इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो बुक में ये आपका बहुत सारे उपाय दिया है, बहुत सारे तरीका दिया है। आप वहाँ बुक से 2 मेजर्स कोई भी उठाकर लिख सकते हैं। पहला, इंक्रीजिंग ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल आउटपुट, और सेकंड, कंट्रोल मनी सप्लाई। इसको डिफाइन कर लेंगे। ऐसे आपको कैसे स्टडी सॉल्व करना है, समझ में आ रहा है। अभी हम एक वीडियो बनाएंगे कि क्या स्ट्रेटजी है, कैसे पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा चैप्टर छोड़ देना है, अभी हम बताएंगे। ठीक है, इसके बाद हम वो वीडियो बनाएंगे कि 2-3 दिनों में कैसे इकोनॉमिक एप्लीकेशन को कवर किया जाए। अगर आप 50%, 40-30% भी आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ है तो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, और कौन से टॉपिक आपको छोड़ देने हैं। ठीक है, समझ में आ गया कैसे पैराग्राफ को पढ़ना है। बहुत सारा क्वेश्चन पैराग्राफ से मिलेगा, बहुत सारा क्वेश्चन आपको उस टॉपिक को पढ़ने से मिलेगा। समझ में आया। अच्छा, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा देखते हैं। ये बैंकिंग चैप्टर से, इन्फ्लेशन टाइप चैप्टर से मिक्सअप दे दिया है। ठीक है, चलिए बी पढ़िए। Read the extract given below and answer the question that follow. August 17, 2015. Mumbai bankers today said the sharp fall in inflation to 3.38% for July has raised the hope of another rate cut by RBI at September review of the policy. Obviously, if more and more positive news on inflation front comes, it's a reasonable acceptation to accept that rule will be out at the September policy, reported Mr. Aditya Puri, the managing director of HDFC Bank. He said the governor of RBI, Mr. Raghuram Rajan, has earlier said that RBI is actively looking at a rate cut. ये आपका पैराग्राफ दे दिया गया। अब आपसे इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। 3 क्वेश्चन इससे भी पूछा गया। पहला, नेम द पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड बाय आरबीआई टू कंट्रोल द रेगुलेट मनी सप्लाई। सभी लोग जानते हैं क्या है भैया, बताइए। मॉनेटरी पॉलिसी है। ठीक है, मनी सप्लाई कैसे हम करेंगे, अरे सॉरी, नेम द पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड बाय आरबीआई टू कंट्रोल हाँ, मनी सप्लाई को कैसे आरबीआई कंट्रोल करता है, मॉनेटरी पॉलिसी से। ठीक है, बैंकिंग चैप्टर पढ़े होंगे। व्हाट इज क्रीपिंग इन्फ्लेशन, देखिए अब ये इन्फ्लेशन टॉपिक से आ गया क्वेश्चन। ये कहाँ से आ गया, इन्फ्लेशन टॉपिक से आ गया। तो इस बार जो आपको टॉपिक दिया गया है ना, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बैंकिंग इन्फ्लेशन, तो 2 चैप्टर को मिक्स कर क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, मान लीजिए कि टॉपिक रहा बैंकिंग, इसमें एक इन्फ्लेशन क्वेश्चन भी ढुका देगा। ठीक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन टॉपिक दिया, उसमें से बीच में बैंकिंग चैप्टर उसी में ऐड कर देगा, यानी मिक्स कर देगा। फिक्स नहीं है कि बैंकिंग चैप्टर से ही सिर्फ आएगा, 2 चैप्टर को मिक्स कर भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये जो पूछा है व्हाट इज क्रीपिंग इन्फ्लेशन, तो ये इन्फ्लेशन टॉपिक से है। क्या है क्रीपिंग इन्फ्लेशन? Creeping inflation occur when there is a sustained rise in price over time at the mild rate, say around 2 to 3% per year. It is also known as mild inflation. समझ में आ रहा है, मतलब बहुत 2 से 3% अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है तो हम उसको बोलते हैं क्रीपिंग इन्फ्लेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। देखिए, पैराग्राफ से सारे क्वेश्चन का आंसर हम नहीं लिख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हम पैराग्राफ से लिखते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो आपको वो उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आएगा, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद आएगा। ठीक है, जैसे ये जो नेम द पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड बाय आरबीआई टू कंट्रोल एंड रेगुलेट मनी सप्लाई, इसको पैराग्राफ पढ़ेंगे तो नहीं पता चलेगा कि कौन सा पॉलिसी है। जब आप पढ़ेंगे बुक को, इस टॉपिक को, बैंकिंग चैप्टर पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि ओ आरबीआई कैसे मनी सप्लाई करता है, कौन सा पॉलिसी अप्लाई करता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी अप्लाई करता है।
क्रीपिंग इन्फ्लेशन, जब आप इन्फ्लेशन टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है। ये पैराग्राफ पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जो डायरेक्ट पैराग्राफ से पूछ लिया जाता है। बहुत सारा क्वेश्चन है कि जो केस स्टडी दिया है जिस टॉपिक पर, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप दे सकते हैं, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद उसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, जैसे थर्ड क्वेश्चन पूछा है, एक्सप्लेन हाउ द फ्लोइंग मेजर्स आर एडॉप्टेड बाय आरबीआई टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। पहला, चेंज इन कैश रिजर्व रेशियो और क्रेडिट रेशनिंग। सब बैंकिंग चैप्टर में ये सब हम आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे। अभी अगर आप बैंकिंग अभी चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो उसको एक बार जरूर देखिएगा। कैश रिजर्व रेशियो से हम कैसे मनी सब इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, और क्रेडिट रेशनिंग से हम कैसे, क्रेडिट रेशनिंग समझ में आता है ना। मान लीजिए कि कोई बैंक है, कौन सा, एसबीआई बैंक है। ठीक है, एसबीआई बैंक है, इसके पास 1 करोड़ रुपया है। क्या है? 1 करोड़ रुपया इसके पास डिपॉजिट है। ठीक है, एसबीआई एक बैंक है, एसबीआई कमर्शियल बैंक होता है, ये तो पता है ना। एसबीआई जाकर भाई बैंकिंग चैप्टर देखिए। ठीक है, समय बहुत कम है, अभी हम एक वीडियो बना रहे हैं कि कैसे आपको प्रिपरेशन करना है। एसबीआई एक कमर्शियल बैंक है, इसके पास 1 करोड़ रुपया डिपॉजिट है। तो आरबीआई कहता है कि आप 1 करोड़ आपके पास डिपॉजिट है तो आप 80% ही लोन दे सकते हैं। 1 करोड़ का 80% ही आम जनता को लोन दे सकते हैं। यानी क्या, आरबीआई क्या किया, एक लिमिट लगा दिया, और इस लिमिट को ही बोलते हैं क्रेडिट रेशनिंग। समझ में आ गया? अगर मान लीजिए कि हम आपके पास 10 रुपया है, हम आपसे बोले कि देख भाई आपको 8 रुपया ही खर्चा करना है, 2 रुपया बचा कर रखना है, किसी भी हाल में 2 रुपया नहीं खर्चा करना है, 8 रुपया खर्चा कर सकता है तुम। तो वो जो 8 रुपया है, हम एक लिमिट लगा दिए कि 8 रुपया ही खर्च कर सकते हैं, उसको हम बोलेंगे क्रेडिट रेशनिंग। ठीक है, ये सारा कुछ हम बैंकिंग चैप्टर में आपको बताए हैं। समझ में आ गया? तो इसको हम एक्सप्लेन कर दिए हैं, क्रेडिट रेशनिंग को एक्सप्लेन कर दिए हैं, और कैश रिजर्व रेशियो को भी हम एक्सप्लेन कर दिए हैं। समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है? हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? वीडियो ख़त्म होने का टाइम आ गया, आपको कुछ अभी समझ में आया नहीं। देखिए फिर से एक बार रिकैप करते हैं। कोई भी पैराग्राफ दिया है तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होता है जो डायरेक्ट पैराग्राफ से पूछ लिया जाता है। जैसे यहाँ पर पूछा था, गिव 2 रीजन फॉर सोअरिंग फूड प्राइस। और बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन रहता है जो जिस टॉपिक पर केस स्टडी दिया जाता है ना, उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, जैसे ये इन्फ्लेशन टॉपिक से केस स्टडी पूछा था, इससे आप पूछ लिया कि बताइए वॉकिंग और रनिंग इन्फ्लेशन क्या है। तो इस पैराग्राफ में थोड़ी है, आप जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तब आपको आंसर तैयार होगा। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, केस स्टडी को कैसे सॉल्व करना है, इस बार आपके जो टॉपिक दिया गया है आपके सिलेबस में, वो 3 टॉपिक है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बैंकिंग, इन्फ्लेशन। ये तीनों चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, बैंकिंग और इन्फ्लेशन, ये तीनों चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है, ताकि इससे कोई भी केस स्टडी कहीं से भी क्वेश्चन पूछे ना, कोई भी बुक कहीं से बुक से पूछे, आप उसको इजीली लिख सके और आपको इजीली 10 मार्क्स 8 मार्क्स जितने मार्क्स का भी क्वेश्चन है मिल जाए। अगर आप ये तीनों चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो 10 मार्क्स तो आपका फिक्स है, आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो बताइए कैसा जा रहा है आप सबका एग्जाम? अच्छा जा रहा है? बढ़िया जा रहा है? चलिए बहुत बढ़िया है, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।